Hello and welcome. This is Dr. Abhishek Acharya and welcomes to आचार्य आयुर्वेदा। आज हम अपनी प्रकृति की लेक्चर सीरीज में पार्ट 7 इम्पोर्टेंस ऑफ प्रकृति एंड मॉडर्न कोरिलेशन के साथ में बात करेंगे और ये प्रकृति का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी कवर्ड होल प्रकृति पॉइंट्स। ओके, तो लास्ट में ये जो पॉइंट है वो उसमें एडिशनल भी है चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में हो। तो सीधा हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रकृति इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो हमें प्रकृति जाननी क्यों है वो बताया गया है अलग अलग श्लोकास, अलग अलग रेफरेंसेस के थ्रू। हेतवः पूर्व रूपाणि रूपाणि अल्पानि यस्य च न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोष प्रकृतिर्भवेत्। ये क्लियरली यहाँ पे बोला गया है चरक सूत्रस्थान 10/11 में, जिसमें चक्रपाणि जी ने टीका की है न दोषः प्रकृतिर्भवेद इति व्याधि आरंभको यो दोष स तत् प्रकृता उत्कटो न भवेद इति अर्थ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी प्राकृत दोष और वैकृत दोष की बात की थी वो यहाँ पे उन्होंने चक्रपाणि जी ने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे जो प्रकृति लिखी है, प्रकृति के दोष जो है वो उत्कट नहीं होते। उत्कट यानी कि विशिएट नहीं होते, बिगड़ते नहीं हैं और अल्टीमेटली जो है हमारा डिसीज़ क्रिएट नहीं करते। ओके, तो ये एक क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। हेतवः पूर्व रूपाणि रूपाणि अल्पानि यस्य च न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्। यानी कि हेतु यानी कि कॉजेटिव फैक्टर्स से पूर्व रूप या रूप की उत्पत्ति जो होती है जिसके अंदर न च तुल्य गुणों, ओके, पूर्व रूप यानी कि प्रेडोमिनेंट सिम्टम जो हमारी कोई भी व्याधि आने से पहले जो दिखता है। ओके, यानी कि अगर आपको बुखार आने वाला हो तो थोड़ा सा आपको ठंड जैसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो वो ठंड जैसा महसूस होना या वीकनेस फील होना, अभी टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है मगर आपको लग रहा है और आप खुद भी ऐसे मानने लगोगे कि हाँ मुझे अभी शायद बुखार आ सकता है। तो आ सकता है, उससे पहले जो जो सिम्टम्स हुए थे उसको बोला जाता है पूर्व रूप। रूप यानी एक्चुअल टेम्परेचर अगर राइज हो गया तो फीवर है या ज्वर है ऐसा कंफर्म हो जाता है, तो उसको रूप बोला जाता है। न च तुल्य गुणो दोष्यो न दोष प्रकृति भवेत्। यानी कि हेतु जो होती है, हेतु यानी कि कॉजेटिव फैक्टर, वो न च तुल्य गुणो दुष्यो या दुष्य यानी कि धातुज एंड मल, उनके सेम गुण जैसा अगर आपने हेतु पॉजिटिव फैक्टर लिया है तो या तो फिर दोष उसके भी सेम क्वालिटी के, जैसे कि वात में रुक्ष गुण है, वात प्रकृति ऑलरेडी है और आप रुक्ष गुण का इंटेक ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर रुक्षता बढ़ेगी और उसके रिलेटेड फॉर एग्जांपल ड्राइनेस ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, ड्राइनेस ऑफ द मसल्स, इनके अंदर जो स्नेह होता है, स्निग्धता होती है, जो मॉइस्ट होता है वो सूख जाएगा और अल्टीमेटली ट्विस्टिंग पेन और जॉइंट पेन ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये हमें कब और कैसे पता चलेगा कि अगर आपको प्रकृति पता है तो आप जो है वो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रख सकते हो क्लिनिकली। ओके, देन while examining the patient one should have eyes on the mental faculties of the patient। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ फिजिक को देखकर अपना जो जजमेंट है डिसीज़ का वो दे देते हैं और उसके अनुसार ही हम अपना डूज एंड डोंट्स या जो एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं या जो आप समझाने वाले हो पेशेंट को वो होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मेंटल फैकल्टीज़ पे भी काफ़ी ध्यान में रखें। ओके, तो सत्वादिनाम विकल्पेन, सत्व એટલે मीन्स यहाँ पे हमें ध्यान रखना है माइंड, विकल्पेन व्याधि रूपम आतुर अथा आतुरे अथ आतुर, आतुर यानी कि पेशेंट दृष्टवा विप्रतिपद्येन बाला व्याधि बला बले। ओके, व्याधि का बल और अबल देखते हुए हमें देखना है कि सामने वाले का माइंड भी कैसा है। जैसे कि अगर वो वीक माइंड का होगा, हमें जैसे जानते हैं कई बार कि अगर उसको थोड़ी सी चीज़ लगी हो या थोड़ा सा कुछ हर्ट हो रहा हो या थोड़ा सा उसको पेन हो रहा हो, मगर वो आने के बाद अरे सर बहुत ज़्यादा पेन है, आप बहुत ही मतलब सहन ही नहीं कर पाता, तो आपको ये डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए कि उसको एक्चुअल पेन है या उसका एग्जग्रेशन है। ओके, वो ज़्यादा बढ़ा के बोलता है। अगर आपने उसकी मान ली जैसे कि एज इट इज़ का हाँ बहुत पेन हो रहा है तो आपने हायर मेडिसिन दे दी जो उसकी ज़रूरत ही नहीं हो, या उसको आपने अग्नि को एनालाइज ही नहीं किया और आपने मेडिसिन दे दी तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखें, व्याधि बल और अबल
वो दोनों चीज़ें देखते हुए हमें देखना है। ते भेषजम अयोगेन भेषजम अयोगेन कुर्वन्ति ज्ञान मोहिता, वो क्या होगा, भेषज देने के टाइम पे कुर्वन्ति ज्ञान मोहिता, यानी कि आप कन्फ्यूजन में आ सकते हो कि यार इसको ज़्यादा पेन है या कम पेन है, ये जो बता रहा है उस हिसाब से एक्चुअल कंडीशन पैथोलॉजिकल कंडीशन है या नहीं है। व्याधिता नाम विनाशाय क्लेशाय महते अपीवा, व्याधिता नाम विनाशाय, ओके, क्लेशाय महते अपीवा, यानी कि उसकी जो तकलीफ़ है, क्लेश यानी तकलीफ़ है और व्याधि है, वो ठीक तरह से विनाश यानी कि ट्रीट होगी कि नहीं होगी, उसको महत्व आपको देना है। ओके, तो ऑलवेज जस्ट फोकस ऑन दी माइंड जब आप कंसल्टेशन कर रहे हो, जब आपको पेशेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो मानसिक प्रकृति भी हमें ध्यान में रखी है। देन काया नाम प्रकृति ज्ञात्वा त्व अनुरूपा क्रिया चरेता। ओके, सुश्रुत के अंदर क्या लिखा गया है, काया नाम प्रकृति यानी कि देह प्रकृति जानने के बाद ही त्वत अनुरूपा क्रिया, उसके अनुसार क्रिया, यानी कि पंचकर्म बोल सकते हो, क्रिया यानी कि आपका प्रिस्क्रिप्शन बोल सकते हो, क्रिया यानी कि जो औषध देना है वो बोल सकते हो, क्रिया यानी कि पथ्य बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कब और क्या ध्यान रखते हुए या उसके अनुसार करना है, जस्ट गो फॉर दी देह प्रकृति आइडेंटिफिकेशन, और उसके आधार पर जो क्रिया करना है आपको वो देखना है। ओके, तत्र अनुबंधम प्रकृतिम च सम्यक ज्ञात्वा ततः कर्म समाहरेत्। तो तत्र अनुबंधम हमेशा साथ में रखे, किसको, प्रकृति को, सम्यक ज्ञात्वा प्रॉपरली डायग्नोस करके, ततः कर्मम समारभित, यानी कि बाद में आप जो कुछ भी काम करने वाले हो पेशेंट के लिए या हेल्दी पर्सन के लिए, वो हमेशा क्या देखते हुए करना है, तत्र अनुबंधम प्रकृति सम्यक ज्ञात्वा, सही ढंग से प्रकृति को आइडेंटिफाई करने के बाद ही कोई आप क्रिया शुरू कर सकते हो। द नॉलेज ऑफ प्रकृति सपोज टू हैव बाय वैद्य एंड रोगी एज वेल, यानी कि ये अगर लेक्चर कोई नॉर्मल या नॉन वैद्य या नॉन डॉक्टर कोई देख रहा है तो उनके लिए भी ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है कि सिर्फ प्रकृति वैद्य को पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप ये नॉलेज दूसरों को भी दे जो ऑलरेडी नॉर्मल और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चले और अपने आप को खुद से जानकर वो ठीक होने की कोशिश करें। संति तु खलु वातला पित्तला श्लेष्मला अप्रकृति स्थातु ते ज्ञेया, यानी ये सारी जो है वात पित्त और कफ क्रिया उसके आधार पर, तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वो आर्य अनुप्रणिदानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति, यानी 4 प्रकार के जो पुरुष बोले गए हैं, चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वार्य अनुप्रणिदानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति, तत्र सर्वधातूनां सर्व आकार समम अधिक दोषाणां तु त्रयाणां यथाश्वं दोष अधिक्यम अभिसमीक्षम दोष प्रतिकूल योगिनी त्रीणि अनु प्रणिदानानि श्रेयकराणि भवन्ति यावद् अग्ने समीभावात् समेतु सममेव कार्य एवं चेष्टा भेषज प्रयोगश्च परे तान विस्तारेणु अनुव्याख्यास्याम। तो यहाँ पे पूरे श्लोक का आपको डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये श्लोक याद भी नहीं रखना है, मगर इसका जो बेस है या उसका जो एक्सप्लेनेशन निकलता है इसके अंदर, तो इसमें क्या बोला गया है कि हमेशा जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको क्या करना है, श्रेय करानी, यानी अपने अच्छे के लिए उसको धातुस को बैलेंस में रखना है, दोष को बैलेंस में रखना है, अगर दोष बढ़ा है तो उसको कम करना है, अगर घटा है तो उसको बढ़ाना है, और ये सारी क्रिया और जो भी क्रिया करने वाले समेतु सममेव कार्य, मतलब हमेशा इंडिविजुअल बीइंग, ह्यूमन बीइंग को अपने आप में ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि उसकी शरीर की फिजियोलॉजी नॉर्मल चलती रहे, उसका अंदर का काम जो है वो नॉर्मल चलता रहे, और ऐसे ही चेष्टा और भेषज ऐसे ही क्रियाएं करे, और ऐसे ही दवाई वगैरह अगर उनको लेने की ज़रूरत पड़े तो उसके आधार पर ही ले। ओके, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चतुर्विधानाम पुरुषाणाम है, यानी कि पुरुष के इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के 4 ही काम है
और वो अल्टीमेटली उनको करना है। धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, अल्टीमेटली सब डिवॉल्व करके उनको आगे मोक्ष की तरफ, जो मोक्ष यानी कि मरने के बाद जो समझते हो आप वैसा मोक्ष नहीं, मोक्ष मतलब मुक्ति, यानी कि जो कुछ भी इमोशंस आपके हैं, जो भी फिजिकल आपकी नीड है, हाँ, उसको आप पकड़ के रखते हो, उसको आप जकड़ के रखते हो, यानी ऐसे इमोशंस, यानी कि ये मेरा घर है, यानी मेरी गाड़ी है, ऐसे कोई भी इमोशंस जो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ब्लाइंडली अटैच हो जाओ, तो उसको, उससे मुक्ति होना, उससे डिवॉइड होना, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीज़ों पे अपनी लाइफ, जो आयुर्वेद के अंदर ऑलरेडी बोला गया है कि ये चार चीज़ों पे हमें ध्यान में रख के लाइफ को चलाना है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, दोष सही होने चाहिए, धातु सही होनी चाहिए, तो ही हमारा शरीर मतलब हेल्थ सही रहेगी और अल्टीमेटली हम नॉर्मल जी पाएंगे। ओके, तो ये और स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसका ये जो है प्रकृति स्थास्तु ते ज्ञेया, प्रकृति जाननी है, ज्ञेया मतलब जानना है। दे आर गिविंग द लिटरली ऑर्डर कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको जाननी है, आपके अच्छे के लिए, मतलब लिटरली आपको लालच दी गई है कि श्रेयस करानी, आपको आपके अच्छे के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो एक बेसिक था कि क्यों हमें पेशेंट्स और वैद्य को प्रकृति जाननी है। पर्सनालिटी टाइप्स, ट्रेट्स एंड टेम्परामेंट, तो ये मॉडर्न के कोरिलेशंस है। कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस हैज़ द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, टाइप्स एंड टेम्परामेंट्स विच हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ पर्सन। मॉडर्न साइंस ऐसा मानता है कि हर एक पर्सन की, उसकी जो इंडिविजुअल ट्रेट है, बिहेवियर है, ओके, मतलब बोलने से लेकर सोचने तक, ये सारी चीज़ें जो उनको एग्जीक्यूट होती है, उनके अंदर टाइप्स जो है वो बनाए हैं उन्होंने। Ancient medical scientists, researchers like Hippocrates and Galen have proposed 4 basic temperaments of the personality, namely sanguine, sanguine मतलब optimistic and the social, okay, then choleric, short tempered and irritable, जल्दी से गुस्सा हो जाता है, जल्दी से इरिटेट हो जाता है। optimistic यानी कि far sightedness और हमेशा अच्छा ही सोचने वाला, सोशल रहता है वो। melancholic, एनालिटिकल एंड क्वाइट, मतलब हमेशा उसका एनालिटिकल माइंड जो है वो चलता रहेगा। ओके, और क्वाइट यानी कि मतलब शांत रहना। अब देन फ्लैग्मेटिक, फ्लैगम, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल, वो कफ का एक सिनोनिम भी है, फ्लैम, जिसको हम, जो मुंह से कफ खांसी आते वक्त बाहर निकलता है तो उसको फ्लैम भी बोला जाता है। रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। ओके, the next is this classification of personality by the Hippocrates takes its origin from the 4 basic humor theories in the same line as the doshas. The black bile, yellow bile, flame and blood are the 4 basic humors or the dosha of the Hippocrates, and that form the basis for the 4 temperaments. And actually उन्होंने जो हमारे हिपोक्रेट्स है, जो फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस बोला जाता है, उन्होंने स्पेशली, मतलब मैंने एक जगह पे पढ़ा था तो वहाँ पे क्लियरली लिखा था कि दे आर द इंस्पायर्ड, मतलब ही इज़ द इंस्पायर्ड फ्रॉम दी आयुर्वेदा ओनली, और आयुर्वेद का स्टडी करने के बाद ही उन्होंने ये पूरा साइंस जो है वो डेवलप किया था। और इसीलिए उनकी जो थियरी है शुरुआत की थियरीज़ में, उसमें काफ़ी सारी कॉमन फैक्टर्स दिखते हैं आयुर्वेदा और उनकी थियरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे भी वात, पित्त, कफ और रक्त, स्पेशली सुश्रुत में जो बोला गया है वो एक्सप्लेन किया गया है। ओके, और सुश्रुत की जो प्रकृति है उसमें भी अगर आप देखो तो इससे सिमिलरिटी मिलेगी। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परामेंट्स वाज आल्सो कॉल्ड एज अ पर्सनालिटी टाइप एंड वाज इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द मेडिकल इवोल्यूशन। शुरुआत के दिनों में ये प्रैक्टिस होती थी। Post 19th century revised classification of personality types based on the various traits and the temperaments has evolved. मतलब जैसे जैसे उनको पता चलता गया वैसे वैसे उनका टाइप्स के अंदर और ज़्यादा इवोल्यूशन आता गया। All this classification of the personality based on their psychological features is primarily involving the 5 personality traits, namely 5 personality. तो उसके अंदर एक्स्ट्रावर्जन फर्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट दैट एनकरेज एंगेजमेंट विथ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि बाहर के वर्ल्ड के साथ में ज़्यादा एंगेजमेंट करना और बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होना। एंड एग्रीएबलनेस, अ ट्रेट द प्रमोट्स वैल्यू फॉर द कोऑपरेशन, हार्मनी, ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, यानी कि ये सात्विक काय के जैसे
दिखेगा आपको, मतलब हमेशा वो एग्री हो जाएगा और उसके साथ में वो अपने आप का अपनी जो मत है, अपना जो थिंकिंग है वो उसको प्रेजेंट करेगा। ऑनेस्ट होगा, ट्रस्टवर्दी, ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ सकती है। देन कंसेंसनेस, ओके, कंसेंसनेस trait that determines the extent to which individual value planning, value persistent and are achievement oriented, यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग करके कुछ ना कुछ अचीव करने की उनका एक आदत जैसी होती है। देन न्यूरोटिसिज्म, a trait that is associated with experiencing of negative thoughts and emotionally over practice, over रिएक्टिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आएंगे और उसकी वजह से हमेशा उनका ओवर एक्टिंग निकल जाता है, ओवर रिएक्टिंग निकल जाता है। देन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, लास्ट वन इज प्रमोट्स एग्जिबिशन, क्यूरियोसिटी, सेल्फ अवेयरनेस, ट्रेट दैट ऑफ द इंटेलेक्चुअल, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो ह्यूमन बींग होता है उनके अंदर ये कॉमनली दिखता है। तो एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, न्यूरोटिसिज्म एंड ओपननेस, 5 ट्रेट्स आर देयर, यानी कि लक्षण, बिहेवियर के 5 लक्षण होते हैं। देन आयुर्जीनोमिक्स, तो ये अभी एक नया साइंस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। जीनोमिक्स के साथ में एपिजेनेटिक्स, ये दो जो है वो नॉर्मली अभी जस्ट लाइक इन अ स्टेज ऑफ बर्थ बेबी, यानी बेबी का बर्थ हो रहा है उस स्टेज में अभी ये साइंस है जो मॉडर्न साइंस के साथ में चलता है, जीनोमिक्स एंड एपिजेनेटिक्स। तो उसके साथ में आयुर्वेद का एसोसिएशन करके आयुर्जीनोमिक्स का एक पूरा एक फील्ड तैयार करा जा रहा है अभी, जो दिल्ली में अभी एक संस्था है, उसका नाम IBGR समथिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। तो वो जो संस्था है वो आयुर्जीनोमिक्स के ऊपर काम करता है। तो आयुर्जीनोमिक्स इज द टर्मिनोलॉजी दैट द इंटीग्रेट्स द आयुर्वेदा फंडामेंटल concepts into the genetics. Important terminologies for the आयुर्जीनोमिक इज a genotype and the phenotype. बोथ कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसके अंदर है फर्स्ट, इट इज़ द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ जीन इन अ DNA। तो जीन के अंदर जो जो हमारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी फिक्स्ड है, ओके, तो वो जो फिक्स प्रोग्राम को जीनोटाइप बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल डेफिनेशन, जीनोटाइप इज अ सेट ऑफ जीन इन अ DNA which are responsible for unique set of traits or the characteristics in the organism. यानी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसे जीन के सेट्स के साथ में होना कि वो जीन के सेट रिफ्लेक्ट करें उनके बिहेवियर में। फॉर एग्जांपल, ऐसे जीन के सेट्स होंगे जो हमेशा सही के साथ में चलना, यानी राइटियसनेस के साथ में चलना, धर्म का काम करना, अच्छी बातें करना, किसी को हार्म नहीं करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह से डिवॉइड होना। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है ज़्यादातर, वो है बाय नेचर और बाय बर्थ। अगर ऐसी चीज़ें दिखती है तो समझना चाहिए कि वो जीन के अंदर फिक्स्ड है ऑलरेडी अभी। और इसीलिए आयुर्वेद में क्लियरली बोला जाता है, क्योंकि DNA इज़ ओनली द ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रॉम द पेरेंट्स फोरफादर्स एंड उससे आगे, मतलब पीढ़ियों से वो चला आ रहा है, ओके। और उनके अंदर जो जो जीन्स होंगे वो आने वाली प्रोजेनी में दिखेंगे। तो अगर आप अभी से ऐसा कुछ काम करो कि अपने आप को चेंज करने के बाद जब नेक्स्ट प्रोजेनी आप प्लान करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो जीन्स जो है मॉडिफाइड होके उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा, और जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं गर्भ संस्कार, ओके। तो जीन इज़ अ पार्ट ऑफ DNA दैट एनकोड्स दिस ट्रेट्स। The precise arrangement of a nucleotide in a gene can differ between different copies of a same gene. ओके, इसके अंदर ये थोड़ा सा साइंटिफिक थिंग्स है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो सेम अंदर रहते हुए अलग अलग जगह पे उसकी कॉपीज़ होगी। दिस डिफरेंट फॉर्म आर कॉल्ड एज alleles. Hence, a genotype is the combination of alleles that an organism possesses for specific gene. Okay, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देन दिस फिनोटाइप इज एन ऑर्गेनिजम्स फिनोटाइप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और द ट्रेट्स। डिफरेंस बिटवीन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर दैट जीनोटाइप इज इनहेरिटेड वेयर द फिनोटाइप इज नॉट। मतलब जीनोटाइप मतलब जो DNA से जो जो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने वाली है उसको जीनोटाइप बोला जाता है। और फिनोटाइप मतलब आपने कुछ नई आदत सीखी है,
पहले आप नहीं थे, पहले आप बहुत गुस्सा करते थे, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड रहते थे, मगर आपने योगा किया, मेडिटेशन किया या विपश्यना की, ऐसी कोई भी चीज़ इनर इंजीनियरिंग करी, तो ये सारी चीज़ों के वजह से क्या होगा, आपके अंदर चेंज चलेगा। और चेंज जो है वो हमेशा साथ में रहेगा जितने दिन आप वो प्रैक्टिस करते हो सारी चीज़ें। यानी कि आपका गुस्सा कम हो गया, आपका बैलेंस्ड माइंड हो गया, इरिटेशन कम हो गया, तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। अ पर्टिकुलर जीनोटाइप में गिव राइज टू द पर्टिकुलर फिनोटाइप बट नॉट वाइस वर्सा। यानी जो जीनोटाइप पर्टिकुलरली है वो उसके हिसाब से ही फिनोटाइप हो सकता है, मगर फिनोटाइप जैसे कि आपने चेंज करा, गुस्से को कम करा, तो वो ऑलवेज स्टेबल नहीं होगा। अगर आपने एसोसिएशन जो फंक्शन है, आपने जिसका सहारा लिया है ये चेंज होने में, अगर वो छोड़ दोगे तो वापस से आपका जो बिहेवियर है वो आ जाएगा। ओके, somatotypes, the third is somatotypes are the concept of classification of body types based on the physical features. It was proposed by the William Herbert Sheldon in 1940. Ectomorphs, the characterized by a long and lean body with less body fat or less muscular build, just like a Vata Prakriti. They do not gain weight easily. A lot of similarities can be seen in the ectomorph and the Vata Prakriti. Endomorph, so they are the characterized by the muscular body or with lot of fat deposition. They experience weight gain easily. We can find many similarities between the endomorph and the Kapha Prakriti. And the mesomorphs are neither too heavily built not too much lean. Similarities can be observed between the mesoform and the पित्त प्रकृति। तो ये भी आप देख सकते हो कि मॉडर्न में जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी हमारे साथ में चलते हैं। देर आर सम सिमिलरिटीज बिटवीन प्रकृति एंड द जेनेटिक्स, एज प्रकृति इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र एंड शोणित इज इनहेरिटेड फ्रॉम द parent similar to the genotype. The characters like hair color, hair texture are inheritable characters, are caused due to the genetics background or of a person and are considered as a genotypical characters. यानी कि ऑलरेडी प्रकृति में जो बोला है कि शुक्र और शोणित से जब डीएनए एक्सचेंज होता है तब हमारी प्रकृति निर्माण होती है। तो सेम एज इट इज़ जो जीनोटाइप में एक्सप्लेन होता है, जीनोटाइप वाले भी वैसा ही कहते हैं कि डीएनए से ही हमारे बॉडी के जो बिहेवियर एग्जीक्यूशन है वो दिखता है। सम ऑफ द फिनोटाइपिकल ट्रेट फाउंड इन द प्रकृति लाइक शुचित्व, नास्तिक, का क्षमावान are the traits that is a behaviorally observable in a person and not genetically seen। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाई जाती है, मतलब सही होना, आपको क्लियर रहना, नास्तिक होना या क्षमावान होना, तो ये आप सीख सकते हो किसी के बोलने से, किसी से इम्प्रेस होके, मोटिवेट होके ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसको हम जीनोटाइप में नहीं आएंगे, ये फिनोटाइप में आएगा। दिस टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स of a Prakriti are called as a phenotypical characteristics. The description of Prakriti can said to be a combination of both genotypical and the phenotypical traits. Immunophenotyping is a test used to identify cell on the basis of types of markers or the antigen present on the cell surface or nucleus or the cytoplasm. Bone marrow or peripheral blood samples are generally used for the immunophenotyping. Immunophenotyping has the ability to identify specific cell lineage which help in diagnosis of the certain immunodeficiency disorders. Immunophenotyping is nowadays widely used to detect certain tumors, markers or especially cancers के patients के अंदर predictor of disease like cancer or the predictor of the certain traits. Immunophenotyping can also give hints on the prognosis of a disease or the possible treatment modalities. Thank you so much. तो this is the प्रकृति जो हमने अभी कंप्लीट करी है। ओके, लेट्स होप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दो और जल्दी से हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।